हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही ये बातें। झारखंड में जल्द ही सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। झारखंड सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गाइडलाइन के बारे में बता दिया है और कहा कि जल्द ही स्कूलों को खोलने पर सरकार निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की गाइडलाइन पर भी झारखंड सरकार विचार कर रही है। इन राज्यों के गाइडलाइन का अध्ययन करने के बाद स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शुरू में 9वीं से 12वीं के बच्चों के सीमित संख्या में स्कूल जाने की अनुमति देने पर विचार चल रहा है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों ने सरकार से अपील की है कि कोरोना वैक्सीन आने तक स्कूल को नहीं खोला जाएगा। ज्ञात हो कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के गिरते ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकार स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास और अन्नपूर्णा देवी को भाजपा ने दी बड़ी जिम्मेदारी। समीर उरांव एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय टीम में झारखंड के 3 लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी के अलावा राज्यसभा सांसद समीर उरांव को भी जगत प्रकाश नड्डा की टीम में अहम जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद समीर उरांव को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 1226 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 6 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में अब तक 20,29,744 की कोरोना जांच हुई है। इसमें से 78,935 संक्रमित मिल चुके हैं। वही 670 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 65,839 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय राज्य में एक्टिव केस 12,426 है। शनिवार को राज्य में 1226 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही 1334 स्वस्थ भी हुए हैं और वही 6 संक्रमितों की मौत हो गई है। मृतकों में जमशेदपुर से 2, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और सरायकेला से 1-1 संक्रमितों की मौत हुई है। वही शनिवार को मिले मरीजों में सबसे ज्यादा 425 रांची से मिले हैं, बोकारो से 67, चतरा से 6, देवघर से 36, धनबाद से 50, दुमका से 18, जमशेदपुर से 214, गढ़वा से 23, गिरिडीह से 8, गोड्डा से 41, गुमला से 13, हजारीबाग से 39, जामताड़ा से 24, कुट्टी से 20, कोडरमा से 24, लातेहार से 11, लोहरदगा से 7, पाकुड़ से 38, पलामू से 33, रामगढ़ से 25, साहिबगंज से 11, सरायकेला से 35, सिमडेगा से 5 और पश्चिम सिंहभूम से 83 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें देश में कोरोना अपडेट की तो पिछले 24 घंटों में 88,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 1123 की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 59,90,513 हो गई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 49,38,641 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,56,730 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते अब तक 94,533 की मौत हो चुकी है। शनिवार को एक बार फिर संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों के अंदर 88,691 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 92,312 लोग ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। इसी बीच 1123 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि अगले 6 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। झारखंड में अगले 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। 2 अक्टूबर तक राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल कहीं से भी मौसम में विशेष परिवर्तन के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। 1-2 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा मध्य तथा दक्षिण पूर्वी जिलों में 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रह सकता है। 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश पाकुड़ जिले के पकुरिया में हुई है। यहाँ करीब 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाने होंगे। परिवहन सचिव ने पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। परिवहन सचिव ने रवि कुमार के निर्देश के बाद रांची सहित सभी जिलों में स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही केंद्रों को ऑनलाइन करने का भी आदेश दिया गया है ताकि प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जा सके। रांची डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने रांची जिला के अंतर्गत स्थित सभी पेट्रोल पंप मालिकों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। रांची डीटीओ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र लगाना अनिवार्य है। राज्य में कुछ पेट्रोल पंप मालिकों ने प्रदूषण जांच केंद्र बनाया है, लेकिन कई लोगों ने उसे अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है। इस वजह से ऑफलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जो परिवहन विभाग
विभाग के आदेश की अवहेलना है। इसलिए जो भी पेट्रोल पंप मालिक ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं वह 1 सप्ताह के अंदर अपने प्रदूषण जांच केंद्र को ऑनलाइन करा ले। हर हाल में ऑनलाइन ही प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करे ताकि एक क्लिक में वाहनों का डेटा उपलब्ध हो सके। मालूम हो कि लॉकडाउन में विभिन्न वाहन के कागजातों की जांच से मिली छूट अब वापस ले ली गई है। वाहनों की जांच के दौरान प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। इसलिए इस डेटा को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि वाहन मालिकों के साथ जांच पदाधिकारी को किसी तरह की परेशानी ना हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद से पटना व बनारस जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। खासकर धनबाद से पटना व बनारस जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है कि जल्द ही धनबाद रेल मंडल से 11 जोड़ी ट्रेनों पटरियां पर दौड़ने लगेगी। 3 चरणों में इसे चलाने की योजना है। तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। रेलवे की ओर से धनबाद रेल मंडल से 11 जोड़ी ट्रेनों के चलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें से धनबाद से खुलने वाली 60 ट्रेन शामिल है। धनबाद रेल मंडल ने CRC सेक्शन की अन्य 4 जोड़ी ट्रेन है। इन ट्रेनों का परिचालन एक साथ नहीं किया जाएगा बल्कि 4 चरणों में इसे क्रमवार चलाया जाएगा। पहले चरण में 5 और दूसरे चरण में 5 और तीसरे चरण में 1 जोड़ी ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। पूर्व मध्य रेल मुख्यालय से धनबाद रेल मंडल को इस बात का पत्र लिखा गया है। इसकी लिस्ट धनबाद रेल मंडल के मुख्यालय को भेज दी गई है। तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिकायत के लिए अब नहीं आना होगा DC ऑफिस। ई समाधान पोर्टल पर करें फरियाद, होगा समाधान। फरियादियों को अब किसी भी शिकायत फरियाद के लिए DC ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। धनबाद जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के अध्यक्ष शाह DC के निर्देश पर NCR धनबाद और जिला खनिज फाउंडेशन ने लोगों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल विकसित किया है। DC ने कहा कि जिले में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेकर जिला मुख्यालय आते हैं। इससे कोरोना वायरस फैलने की आशंका बनी रहती है। संक्रमण के फैलाव को रोकने तथा लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ई समाधान पोर्टल को विकसित किया गया है। यह सेवा शुरू हो जाने के बाद लोगों को जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने मोबाइल, प्रखंड या पंचायत सचिवालय अथवा प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन शिकायत करा सकते हैं। उनकी समस्याओं को तुरंत समाधान किया जाएगा। लोगों की सुरक्षा के लिए इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विकसित किया गया है। शुक्रवार को DC की मौजूदगी में इसे ई समाधान पोर्टल का ट्रायल लिया गया है। 2-3 दिनों में सेवा चालू कर दी जाएगी। सेंट्रल लॉगिन में उपायुक्त हर शिकायत की निगरानी करेंगे। इस तरह से होगी शिकायतकर्ता को अपने मोबाइल पर इस पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करना होगा। शिकायत का ब्यौरा लिखकर संबंधित दस्तावेज को PDF के रूप में पोर्टल पर अपलोड कर दें। शिकायतकर्ता को हर जानकारी SMS के रूप में मिलती रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो UN में मोदी का भाषण। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत मजबूत था तो किसी को सताया नहीं, जब मजबूर था तो किसी पर बोझ नहीं बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं बैठक को संबोधित किया। उन्होंने किसी भी देश का नाम लिए बिना कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या, सैकड़ों भाषाओं, बोलियों, अनेक पथ, अनेक विचारधारा वाली है, जो देश के वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व सैकड़ों वर्षों तक करता रहा है। सैकड़ों साल तक गुलाम रहा। जब मजबूत थे तो किसी को सताया नहीं, जब मजबूर था तो किसी पर बोझ नहीं बना। उन्होंने अपनी 22 मिनट के स्पीच में संयुक्त राष्ट्र संघ की अहमियत पर सवाल उठाए। उन्होंने कोविड-19 का जिक्र किया, कहा कि भारत दुनिया को इस महामारी से उबारने और वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का भी जिक्र किया, कहा कि भारत कब तक इंतजार करता रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने 11 सितंबर को दिया था नोटिस। तैयार हो रहा है प्रस्ताव। DVC का बकाया देने के लिए 1800 करोड़ का लोन लेगी राज्य सरकार। DVC के बकाया मामले में केंद्र सरकार ने नोटिस दिया है। अब राज्य सरकार DVC के बकाया भुगतान के लिए केंद्र सरकार से लोन लेने की योजना तैयार कर रही है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों को उत्पाद कंपनियों का बकाया चुकाने के लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झारखंड सरकार इस योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए लोन लेने पर विचार बना रही है ताकि DVC के बकाये को चुकाया जा सके। यह सॉफ्ट लोन होता है जिसमें 3 साल तक कोई ब्याज नहीं देना होता है। साथ ही किस्तों में लंबे समय तक भुगतान की सुविधा मिलती है। प्रारंभ में राज्य सरकार योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए लोन लेने की योजना बनाई थी। अब 1800 करोड़ रुपए लोन लेने का प्रस्ताव बन रहा है, जिसकी मंजूरी कैबिनेट से ली जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं।